हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। जैसा आप सभी जानते हैं कि मैं यहाँ पर आप लोगों को आरबीडब्ल्यूएम एंड पीपीवी पढ़ाती हूँ। तो यहाँ पर अभी हम आरबीडब्ल्यूएम का चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट कर चुके थे, जिसका पार्ट 2 आज मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। रिकवरी ऑफ रिटेल लोन से काफी ज्यादा एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो हम इसको पार्ट पार्ट करके पढ़ने वाले हैं। तो जो लोग भी मेरे गाइडली के चैनल पे नए हैं, सबसे पहले जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जैब एग्जाम से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। वीडियो पसंद आ रहा है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। तो प्रोसीड करने से पहले एक क्वेश्चन मैंने पूछा था आप लोगों से विलफुल डिफॉल्ट के बारे में। क्वेश्चन था, विलफुल डिफॉल्ट ऑकर्स व्हेन द बोरोवर sells assets provided as a security without informing the lender. B था, faces unexpected business losses. C था, suffers a medical emergency. And D था आपके पास, pays EMI regularly. तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि सेल एसेट्स प्रोवाइडेड एज अ सिक्योरिटी विदाउट इन्फॉर्मिंग द लेंडर। तो हमने विलफुल डिफॉल्ट के बारे में कल काफी सारी चीजें पढ़ी थी कि क्यों विलफुल डिफॉल्ट होता है। आगे हम इसमें पेनल्टी चार्जेस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इससे आपको एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मैं अभी आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी। तो पेनल्टी मेजर्स क्या होते हैं अगर विलफुल डिफॉल्ट होता है तो चलिए पहले तो कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन जान जाते हैं। तो जब आप जानबूझकर डिफॉल्ट होते हो, तो आपको कोई भी एडिशनल फैसिलिटीज बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको नहीं प्रोवाइड करेगी। इन केस ऑफ विलफुल डिफॉल्ट आपको बैन कर दिया जाएगा, यानी कि डिबार कर दिया जाता है आपको फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। यानी कि अगर कोई भी कंपनी अनफेयर मीन्स से मनी को ट्रांसफर कर रही है, फंड का डाइवर्जन कर रही है, मेलाफाइड उनका इंटेंशन है, तो इस तरीके की कंपनीज को बैन कर दिया जाता है। यानी कि कोई भी बैंक, कोई भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक आपको एंटरटेन नहीं करने वाली है। लीगल एक्शंस आप पे लिया जा सकता है, ठीक है। और किसके अगेंस्ट लिया जा सकता है? तो जो भी हमारा बोरोवर है और जो भी हमारा गारंटर्स है, उनके अगेंस्ट आप लीगल एक्शंस ले सकते हो अपने अमाउंट को रिकवर करने के लिए। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी यहाँ पर, यानी कि बैंक आप पे क्रिमिनल केस भी लगा सकता है अगर आप विलफुल डिफॉल्टर हो, तो जरूरत पड़ेगी तो वो आपके क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स लगाएंगे। मैनेजमेंट में चेंज, तो बैंक के पास यहाँ पर इतना पावर होता है कि आपके मैनेजमेंट में चेंजेस कर सकती है। जैसे एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए एक कंपनी है। अब जो कंपनी है उसका जो मैनेजमेंट है वही रिस्पॉन्सिबल है इस विलफुल डिफॉल्टर का। तो बैंक क्या करेगी, इस तरीके के मैनेजमेंट को रिमूव कर देगी, ताकि आपका जो कंपनी है सक्सेस की तरफ बढ़ सके। और अब आप कहोगे कि मैम ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमारे बिजनेस, हमारे कंपनी के मैनेजमेंट को चेंज कर सकती है? तो देखिए, यहाँ पर आप जब लोन्स लेते हो तो एक लोन का अग्रीमेंट बनता है। उस अग्रीमेंट में क्लियर क्लियर लिखा हुआ है कि अगर कोई कंपनी है और उसने किसी भी विलफुल डिफॉल्टर को, ठीक है, बोर्ड में डाल दिया, अपने बोर्ड मेंबर्स में डाल दिया, मैनेजमेंट में डाल दिया, तो बैंक क्या करेगी, उसको वहां से निकाल सकती है, रिमूव कर सकती है इस तरीके के इंडिविजुअल्स को फ्रॉम द बोर्ड, अगर वो इस तरीके का विलफुल डिफॉल्ट फाइंड करती है उस पर्सन के अगेंस्ट, तो ठीक है। तो इसलिए वो मैनेजमेंट चेंज कर सकती है। दूसरा आता है जो 6th नंबर है, जिसको हम बोलते हैं प्रोसीडिंग अगेंस्ट गारंटर। तो भैया यहाँ पे जो हमारे गारंटर साहब है, उनके लिए भी यहाँ पर एक्शंस लिए जा सकते हैं एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको बताया है पेनल मेजर्स के कौन कौन से आपके फैक्ट्स होते हैं। अब हम बात करेंगे डाइवर्जन ऑफ फंड्स की। डाइवर्जन ऑफ फंड्स का क्या मतलब हुआ? जैसे देखिए, आपने किसी शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया, ठीक है, शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल के लिए। अब आप उसका यूज कहाँ कर रहे हो? तो लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, ठीक है। तो ये एक मिसमैच हो गया, क्योंकि आपका पर्पस कुछ और था, घर कुछ और रहे हैं। या इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन, यानी कि जो भी आपका बोरोड फंड है, मनी है, उस एसेट्स को आप किसी और चीज के, किसी और पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। मतलब कि मैंने बिजनेस लोन लिया, ठीक है, अब मैं उसको अपने लग्जरियस आइटम को बाय करने के लिए, या मैं अपने घर को, घर में जो भी मेरी बेसिक नीड है लग्जरी स्टाइल का, उसको बाय करने के लिए इसका यूज कर रही हूँ।
तो इसका क्या मतलब हुआ, मैंने अपने फंड को ही डाइवर्स कर दिया। जो मैंने बैंक को बताया, जो मैंने अपने प्लान्स बताए, उससे हटके सारी चीजें कर रहे हैं। या आपका जो ग्रुप कंपनी है उसको आप अपने फंड्स को ट्रांसफर कर रहे हो, यानी अदर एंटिटीज को ट्रांसफर कर रहे हो विदाउट बैंक परमिशन। इसके अलावा आप कर रहे हो राउटिंग थ्रू अदर बैंक्स, यानी कि आप अपने फंड्स को मूव कर रहे हो आउटसाइड योर बैंक जहां से आपने लोन लिया है विदाउट प्रायर अप्रूवल। इसके अलावा आप देखेंगे अनऑथराइज्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, यानी कि किसी भी डेब्ट में, इक्विटी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अदर कंपनीज के साथ बिना लेंडर के अप्रूवल के, यानी अगर आपने बैंक से लोन लिया तो उनसे अप्रूवल ही नहीं ले रहे हो। तो जैसे मान लीजिए आपने किसी भी बिजनेस के लिए लोन लिया था, अब अचानक से उसमें आपको शॉर्टफॉल दिख रहा है, तो आपके पास एक कोई प्रायर रीजन भी नहीं है कि क्यों इस तरीके से शॉर्टफॉल हो रही है, क्यों मतलब आपका जो भी जो लोन आपने लिया है वो बढ़िया तरीके से आप क्यों इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, क्या इश्यूज आ रहे हैं, इसको आप यहाँ पर बता ही नहीं पा रहे हो, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो बैंक को। ठीक है, तो इसको हम डाइवर्जन ऑफ फंड्स बोलते हैं। अब आती है बात शिफोनिंग ऑफ फंड। एंड शिफोनिंग ऑफ फंड का मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि पर्पस कोई और है और यूज उसका कहीं और कर रहे हैं, तो उसको हम शिफोनिंग ऑफ फंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका विलफुल डिफॉल्टर के कैटेगरी में आता है। अब इसमें कुछ पेनल्टी चार्जेस लगते होंगे, डेफिनेटली लगते हैं। अब जानबूझकर अगर आप डिफॉल्ट करोगे तो चार्जेस तो बैंक लेगी आपसे, पेनल्टी तो आपको देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो पेनल्टी प्रोविजंस हैं विलफुल डिफॉल्ट, डाइवर्जन एंड सिफोनिंग ऑफ फंड्स का, उसमें आप देखेंगे अगर अमाउंट आपका 25 लाख या 25 लाख से ज्यादा होता है तब आपको यहाँ पर पेनल्टी चार्जेस लगती है। तो आपके जैब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विलफुल डिफॉल्टर के केस में कितना अमाउंट से ज्यादा होगा तो हम यहाँ पर पैनल प्रोविजंस लगाएंगे, तो 25 लाख या 25 लाख से ज्यादा। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगी भी अभी। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इरेगुलर लोन्स के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर एक रूल बनाया, उस रूल के तहत ये इंश्योर किया गया कि बैंक को बचाया जा सके कहां से, बैड लोन से, टू कवर दैट पोटेंशियल लॉसेस। तो अब इसमें आप देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इरेगुलर लोन्स में पहला होता है आपका इनकम रिकॉग्निशन, दूसरा होता है एसेट क्लासिफिकेशन एंड तीसरा होता है प्रोविजनिंग। तो हम यहाँ पर आज इनकम और एसेट क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इनकम रिकॉग्निशन की बात करते हैं। ये इनकम रिकॉग्निशन क्या होता है, तो इस केस में आप देखेंगे बैंक यहां पर काउंट करेगी उसी इनकम या उसी इंटरेस्ट को जो एक्चुअली पे किया गया है बोरोवर के द्वारा। अजम्पशन के हिसाब से यहां पर इंटरेस्ट को काउंट नहीं किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए मैं बैंक हूं, मैंने एक कस्टमर को लोन दिया। अब जब आप किसी भी कस्टमर्स को लोन देते हो ना, तो उसका अकाउंट का एनपीए होना ना होना ये सब आपके हाथ में तो नहीं होता है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आपकी एक बुक होती है, बुक एंट्री की जाती है बैंक्स में। आप सभी बैंक में होंगे, आपको पता भी होगा कि जब भी आप लोन देते हो तो बुक एंट्री होती है, जनरल एंट्री की जाती है। तो जब आप एंट्री करते हैं ना, तो उसमें जैसे मान लीजिए राम को 10 लाख का लोन दिया गया है और उस पे 10% का ईएमआई लगाया जा रहा है, इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। तो ये सारे के सारे जो इंटरेस्ट होते हैं ना, आप यहाँ पर काउंट करके लिखते हो। बट ये आपने लिखा है, अभी तक इस बोरोवर ने यानी कि राम ने अभी तक ये अमाउंट आपको पे नहीं किया है। तो इनकम रिकॉग्निशन कहता है कि हम उसी काउंट को यहाँ पर, उसी इंटरेस्ट को लिखेंगे जो राम के द्वारा पे किया गया है। अजम्पशन के हिसाब से जो हमने अजम्प्ट करके लिख दिया कि हाँ 10 लाख पे 10% दिया है तो ये हमें इतना अमाउंट देने वाला है, तो वो अजम्पशन के हिसाब से आप यहाँ पर इंटरेस्ट को काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे एनपीए की। ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब होता है जब कोई कस्टमर लोन को रीपे नहीं कर पाता है तो कितना टाइम पीरियड होता है, उसके बाद हम अकाउंट को एनपीए करते हैं और क्या क्या यहाँ पर चार्जेस होते हैं, सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो देखिए, अगर कोई भी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ओवर ड्यू है 90 डेज प्लस 90 डेज से अगर ज्यादा हो गया है, इन केस ऑफ टर्म लोन, जब आप टर्म लोन्स लेते हो तो अकाउंट एनपीए है। ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट के केस में आप देखेंगे
अगर आपका अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए फॉर 90 प्लस डेज। आउट ऑफ ऑर्डर होने का क्या मतलब है, आपके अकाउंट में नेगेटिव बैलेंसेस हो गए हैं, ठीक है, तो और 90 डेज से ज्यादा हो गया है तो वो अकाउंट एनपीए हो जाएगा। बिल्स, जो भी आपके बिल्स होते हैं, डिस्काउंटेड बिल्स होते हैं, बहुत सारे बिल्स आते हैं, रिमेन ओवर ड्यू, उस तरीके के जो बिल्स होते हैं, देखिए डिस्काउंटेड हो गया, बिल परचेज हो गया, अगर 90 प्लस डेज से ये भी ओवर ड्यू है तो इस तरीके के अकाउंट्स हो जाते हैं एनपीए, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो एक्सेप्शंस के केस में आप देखेंगे जो भी हम इंटरेस्ट ऑन एडवांस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट्स लेते हैं ये एक एक्सेप्शन केस में आता है, या फिर आप देखेंगे एनएससी जिसको बोलते हैं आप, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, या किसान विकास पत्र, या लाइफ इंश्योरेंस, ये सारे आपका एक्सेप्शंस के केस में होता है। एग्जाम में आपसे इससे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, कि इसमें आपका एनपीए का कोई 90 प्लस डेज वाला कोई सीन नहीं होता है, तो ये एक एक्सेप्शनल केस होता है। ये होता है आपका इनकम रिकॉग्निशन। एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस पूछता है, या तो आपसे एक्सेप्शन से पूछ लेता है कि क्या क्या एक्सेप्शंस होते हैं इनकम रिकॉग्निशन के केस में, या टर्म लोन के केस में कितना ओवरड्यू होगा तो आपका अकाउंट एनपीए हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं एसेट क्लासिफिकेशन के बारे में। तो एसेट क्लासिफिकेशन यानी कि जो हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, क्लासिफाई है 3 कैटेगरी में बेस्ड ऑन द पीरियड ऑफ नॉन परफॉर्मेंस एंड रिकवरेबिलिटी। तो तीन आपके यहाँ पर कैटेगरी होते हैं। पहला होता है सब स्टैंडर्ड एसेट, दूसरा होता है डाउटफुल एसेट, एंड तीसरा होता है लॉस एसेट्स। तीनों के बारे में अभी देखने वाले हैं और इससे एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते भी हैं। तो सब स्टैंडर्ड एसेट्स के केस में क्या होता है, अगर आपका एसेट, ठीक है, रिमेन्स एनपीए, एनपीए हो जाता है फॉर या तो 12 मंथ का, ठीक है, या लेस देन 12 मंथ, लेस देन और इज इक्वल्स टू 1 ईयर। अगर आपका एसेट रिमेन्स एनपीए है, यानी कि उस वक्त तक आप लोन को रीपे नहीं कर पा रहे हो, तो वो सब स्टैंडर्ड एसेट्स में आता है। अब इस तरीके का जो एसेट्स होता है काफी ज्यादा रिस्की होता है, इसको रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। अब आती है डाउटफुल एसेट। डाउटफुल एसेट के केस में देखेंगे एसेट्स दैट रिमेन एनपीए फॉर ग्रेटर देन 12 मंथ, 12 महीने यानी 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड हो चुका है बट आप लोन को रीपे नहीं कर पा रहे हो, तो वो डाउटफुल एसेट्स के कैटेगरी में चला जाता है। तो अब यहां पर इसको भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है। 3 इसमें कैटेगरी होते हैं। पहला होता है डाउटफुल 1। तो डाउटफुल 1 में आप देखेंगे आपका अकाउंट एनपीए तब होता है जब आप 12 महीने तक कोई भी अमाउंट, लोन, इंटरेस्ट कुछ भी पे नहीं कर रहे हैं, तो वो डाउटफुल कैटेगरी में चला गया। डाउटफुल सेकंड में, यानी कि ये थोड़ा सा लेस रिस्कियर हुआ, इसलिए क्योंकि हो सकता है कस्टमर्स के पास से इतने पैसे ना हो, बीमार हो गया हो, कोई लॉस देखने को मिला हो, तो जिसकी वजह से वो इस वक्त नहीं लोन को रीपे कर पा रहा है, लेकिन चांसेस है कि वो कर सकता है। लेकिन डाउटफुल 2 कैटेगरी में अगर चला गया और एनपीए आपका 1 साल से ज्यादा हो गया बट लेस देन इक्वल्स टू 3 इयर्स है, तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की हो जाता है कि बहुत मुश्किल है। अब तो लग रहा है कि कुछ एक्शंस बैंक को लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो ग्रेटर देन अगर आपका 1 साल है और लेस देन इज इक्वल्स टू 3 इयर्स है, तो ये डाउटफुल कैटेगरी 2 के केस में चला जाता है, जहां पर आपको रिस्क ज्यादा देखने को मिलता है। अगर डाउटफुल 3 में चला गया तो एनपीए अगर ग्रेटर देन 3 इयर्स हो गया तो भैया बहुत मुश्किल है। अब तो और ज्यादा स्ट्रिक्टली बैंक को जाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी कि भैया क्या दिक्कत हो रही है, एक्शंस लेने पड़ जाएंगे यहाँ पे। तो डाउटफुल 3 यानी कि आप देख पा रहे होंगे ये तीनों कैटेगरी में ना, डाउटफुल 1 से डाउटफुल 3 में धीरे धीरे आपका एनपीए का टाइम पीरियड बढ़ता जा रहा है, यानी कि आप अकाउंट को के लोन को रीपे ही नहीं कर रहे हो। तो जितना ज्यादा डिले और जितना टाइम पीरियड आप ले रहे हो उतना ज्यादा वो रिस्की हो जाता है और उतना हायर रिस्क देखने को मिलता है बैंक को, क्योंकि ये अब अमाउंट रिकवर होने वाला नहीं है, ठीक है। उसको हम डाउटफुल एसेट बोलते हैं। अब आता है एक लास्ट जिसको हम लॉस एसेट बोलते हैं। अब ये लॉस एसेट क्या होता है, ये ऐसा एसेट है जिसकी ना तो मार्केट में आपको वैल्यू मिलने वाली है, ना ही इससे आप लोन अमाउंट को रिकवर कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, कोई कस्टमर है जिसने लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटी लिया है, तो कोई भी प्रॉपर्टी को एज अ सिक्योरिटी आपको दिया है, लेकिन उसने मान लीजिए 10 लाख का लोन लिया है, बट ये जो एसेट है ना,
ये 1 लाख भी रिकवर नहीं कर पा रहा है। ये इतना इसका प्राइस ड्रॉप हो चुका है कि ये आपके 10 लाख अमाउंट को रिकवर नहीं कर पा रहा है। तो इस तरीके के एसेट्स को हम लॉस एसेट्स बोलते हैं और इसको राइट ऑफ कर दिया जाता है। यानी कि जो भी आपने बुक में अपने इसको एंट्री की होगी उस बुक से इसको निकाल देते हो, इसको लॉस की तरह एक्नॉलेज कर लेते हो कि इससे तो कोई रिपेमेंट नहीं होने वाला है, उसको हम लॉस एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लेता है। रियलाइजेबल सिक्योरिटी वैल्यू की बात की गई है। रियलाइजेबल सिक्योरिटी वैल्यू क्या हुआ? जैसे देखिए, आपने एक लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया था, कोई भी सिक्योरिटी दी थी, जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी लिया, तो आपने 10 लाख का लोन लिया। ठीक है, उस प्रॉपर्टी की ओरिजिनल वैल्यू थी 8 लाख की। ठीक, अब 8 लाख की वैल्यू थी और अगर उस सिक्योरिटी यानी कि 8 लाख है और कुछ टाइम के बाद उसका अमाउंट ड्रॉप हो गया, तो इतना ज्यादा ड्रॉप नहीं हुआ है, इतना ड्रॉप हुआ है कि जो 10 लाख आपने लोन लिया था इसका 50% तो आप रिकवर कर ही सकते हो। 50% आपको उसकी वैल्यू मिल सकती है इस प्रॉपर्टी से, तो वो आपका डाउटफुल कैटेगरी में चला जाता है। लेस देन 50% अगर आपको उसका रिकवर हो जाता है। दूसरा आता है लेस देन 10%। अगर जैसे मान लीजिए 10 लाख आपने लोन लिया, 8 लाख आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू थी, अब आप इससे 10% भी रिकवर नहीं कर पा रहे हो जो भी आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट था, यानी कि 10 लाख आपका अमाउंट था, अब आप यहाँ पर 1 लाख तक भी नहीं आप रिकवर कर पा रहे हो, 50,000 आपको इस प्रॉपर्टी को सेल करने पे मिल रहा है बैंक को। तो इस तरीके का जो एसेट्स होता है इसको हम लॉस एसेट्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको जस्ट बताया, लॉस एसेट्स ऐसी वैल्यू होती है, ऐसा एसेट होता है जिसका वैल्यू ही 0 है मार्केट में। मतलब इससे आप कितना ही रिकवर कर पाओगे, रिकवर ही नहीं कर सकते। तो अगर लेस देन 10% है तो वो लॉस एसेट्स में जाएगा, लेस देन 50% है तो वो डाउटफुल एसेट कैटेगरी में जाएगा। याद रखिएगा, एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका एसेट क्लासिफिकेशन। पहला क्वेश्चन है, When is an asset classified as a loss asset? तो लॉस एसेट के बारे में आपसे पूछा है, अभी जस्ट मैंने आपको लॉस एसेट के बारे में बताया भी है। 4 ऑप्शंस हैं। द रियलाइजेबल सिक्योरिटी वैल्यू इज असेस्ड एज लेस देन 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट। द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी इज लेस देन 50% ऑफ द लोन अमाउंट। द एनपीए हैज रिमेन्ड एज अ लॉस एसेट्स फॉर मोर देन 12 मंथ एंड बोथ ए एंड सी। अब क्वेश्चन आपसे पूछा है लॉस एसेट के बारे में, तो लॉस एसेट्स के लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अभी जस्ट बताया मैंने आपको कि लेस देन 10% आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा तो वो क्लासिफाई होगा एज द लॉस एसेट। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, इस सवाल का जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शंस में बताना है। क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज द मिनिमम लोन अमाउंट फॉर विच पेनल्टीज इन केस ऑफ विलफुल डिफॉल्ट्स कैन बी इन्वोक्ड अंडर आरबीआई गाइडलाइंस? 50 लाख, 25 लाख, 30 लाख या 45 लाख? क्या होगा करेक्ट आंसर? अभी जस्ट मैंने आपको बताया। गाइस, आप लोग इस सवाल का जवाब एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए और जवाब दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बढ़िया तरीके से यहाँ पर जैब एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।